Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा बहुत लाइटिंग हम मैंने चेंज किया है। तो ये जो लाइटिंग का चेंज है वो प्रीवियस एपिसोड से किस तरीके से बेटर है या खराब है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड चलिए हम लोग अपने नए सीरीज के एपिसोड को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज है एपिसोड 4 और अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं 7 फरवरी को ये लेके आ चुका हूँ। और इसी तरीके से आगे मैं अपने सारे प्रोमिसेज को फुलफिल करूंगा और आपके साइड से मैं एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे इस वीडियो पे बहुत सारा लाइक देके मुझे मोटिवेट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी ये सारे वीडियो की ज़रूरत है और ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बगल में एक बेल आइकन होगा तो उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो मैं लेके आऊँ वो सारा का सारा आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उससे ढेर सारी नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। ओके, तो चलिए पहले समझते हैं कि ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा उन सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए जो कि साइट पे काम को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं या फिर बिल्डिंग कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये साइट इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनको ड्राइंग रीडिंग का जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीडिंग है उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ ये हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो अपने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को खुद ही मॉनिटर करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर तो आपको ड्राइंग बना के दे देगा। अगर आपने साइट इंजीनियर हायर नहीं किया है या फिर वो आपके बजट में नहीं है तो आप इस वीडियो के जरिए स्ट्रक्चरल ड्राइंग की रीडिंग को सीख सकते हैं एंड अपने काम को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। क्योंकि अगर आपने किसी भी इंजीनियर से स्ट्रक्चरल ड्राइंग करवाया है और वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो फिर मीनिंगलेस हो जाता है। इस बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे आज की वीडियो में। साथ ही साथ ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम लेते हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग को रिइंफोर्समेंट की स्टडी कैसे करनी है और कितने बार्स हम लोग को चाहिए और उसके हिसाब से आप अपने बार्स का ऑर्डर जो है अपने वेंडर्स को दे सकते हो। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पिछले 3 एपिसोड्स थे उनमें क्या-क्या हुआ था। तो पहले एपिसोड में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था इस पूरे सीरीज़ के बारे में और साथ ही साथ हम लोगों ने आर्किटेक्चरल प्लान को स्टडी किया था। सेकंड एपिसोड में हम लोगों ने ये समझा कि आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स को साथ मिलके काम करना चाहिए। अगर काम नहीं होता है तो फिर क्या-क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है एंड जो प्लान है उसमें जो कॉलम को पोजीशंस करना होता है उसके आगे हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कॉलम का प्लेसमेंट कैसे होता है, सेंटर लाइन डायग्राम क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा कि फाउंडेशन के ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं और आज हम लोग फाउंडेशन से थोड़ा ऊपर जाएँगे और हम लोग पढ़ेंगे कॉलम के ड्राइंग के स्टडी के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इसके लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कॉलम के ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू आगे चल के ना आए। मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस भी करके दिखाऊँगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ओके? तो गाइज़ ये देखिए ये था हम लोग का प्रोजेक्ट जिस पे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस एपिसोड्स में एंड आज है एपिसोड 4 और हम लोगों ने 1, 2, 3 इन 3 पेजेस को स्टडी कर लिया है। इस सेकंड पेज में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं किया है एंड वो है हमारा जनरल नोट्स। तो जनरल नोट्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हमें किसी स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रीड आउट करना होता है। तो देखिए पहला तो ये है कि इसमें ये लिखा होता है कि हमारा जो ड्राइंग है उसमें जो डायमेंशंस है वो किस में दिए गए हैं। वो आइदर हमारे एमएम में हो सकते हैं या फिर हमारा किस में हो सकता है, फीट एंड इंचेस में हो सकता है, मीटर्स में भी हो सकता है, अलग-अलग डायमेंशंस हो सकते हैं। तो किस डायमेंशन में ये सारा कुछ डिटेल जो है दिया गया है वो हम लोग यहाँ से जनरल नोट से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने डायमेंशन नहीं लिखा है, 1500 लिखा है, 425 लिखा है। तो ये क्या होता है जब भी इंजीनियर कोई काम करता है तो वो सिर्फ यूनिट पे काम नहीं करता है, साथ ही साथ उसको डायमेंशन भी चाहिए। तो ये डायमेंशन जो है हमारे प्रोजेक्ट में एमएम यूज़ किया गया है एंड जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे जनरल नोट्स में यहाँ पे मेंशन्ड होती हैं। उसके बाद डू नॉट स्केल एनी डायमेंशन यानी कि आपको कोई भी डायमेंशन जो है उसको स्केल आउट नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पे किसी भी ड्राइंग को ऑटोकैड में छेड़छाड़ किया तो उसका स्केल करने के बाद डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो आपको किसी भी डायमेंशन को स्केल आउट नहीं करना है। देन दिस ड्राइंग शैल बी रेड इन कंजुगेशन विथ रेलिवेंट आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। यानी कि इस पर्टिकुलर ड्राइंग का जो शीट है इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चरल ड्राइंग शीट है तो उसको और जो आर्किटेक्चरल प्लान दिया गया था आपको उसको जो मैंने एपिसोड 1 में डिस्कस किया था, उसके साथ ही पढ़ना है। ओके,
तो आपको कभी भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करना होता है तो वहाँ पे जो भी आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग का शीट होता है, उसको आपको आर्किटेक्चरल प्लान के साथ ही रीड करना होता है, तभी जाके वो फ्रूटफुली आप पढ़ सकते हो एंड आपको हर चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी। तो ये जो चीज़ है, जब भी आप प्रिंट आउट निकालो तो आप आर्किटेक्चरल प्लान का भी प्रिंट आउट निकाल के रखो एंड उसके साथ ही इसको स्टडी करने की कोशिश करिएगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएँ। देन आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, द रेनफोर्समेंट शैल बी टीएमटी बार्स और कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स 5 FE 550D having yield strength not less than 550 Newton per mm and conforming to IS 1786 2008 and having minimum elongation of 14.5%। तो देखिए, जब भी आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, स्टील को परचेज करना होता है एंड स्टील को परचेज करने के टाइम हमारे पास 2 टाइप के बार बेसिकली डिफरेंशिएट करके आपको दिखेंगे। तो अब पहला क्या होता है, वो होता है हमारा टीएमटी बार होता है, टीएमटी बार, और दूसरा जो होता है वो होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। तो कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार जो होता है वो आपको 8 mm 6 mm इन चीजों में आपको देखने के लिए जनरली मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है, जो कोल्ड ट्विस्टेड बार्स होते हैं वो हमारा नॉर्मली चिकना बार होता है, उसमें कोई भी स्ट्रिपिंग टाइप का नहीं किया हुआ रहता है, यानी कि उसमें कोई रिब्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, एकदम चिकना सा बार होता है। एंड 6 mm और 8 mm ये दोनों साइजेज में मैंने देखा है कि अभी भी मार्केट में ये दोनों अवेलेबल हैं। 10 mm या फिर उससे ऊपर वाले जो डायमीटर से उसमें तो कोल्ड ट्विस्टेड बार्स अवेलेबल नहीं होते हैं, यानी कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स। देन हमारा टीएमटी बार वो वाला बार होता है जिसमें कि आप देखोगे कि थोड़ा सा लाइक रिब्ड टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो हाँ, ये पेन जो है, इस पेन को अगर आप थोड़ा-सा गौर से देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ही स्मूथ दिख रहा है, राइट? तो ये हमारा हो गया क्या, कोल्ड ट्विस्टेड बार। और उसमें अगर इस तरीके से रिबिंग आ जाती है तो वो हो जाता है हमारा टीएमटी बार। टीएमटी बार के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें से एक होता है कि उसकी ग्रिपिंग काफी अच्छी होती है एंड टीएमटी बार को ही ज्यादातर यूज करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कोल्ड ट्विस्टेड बार जो होता है वो हमारा काफी स्मूथ बार होता है और उसके कारण उसका जो लाइक कॉस्ट है वो मार्केट में कम होता है। तो कभी कभी कॉस्ट को सेव करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर जो बिल्डर्स या फिर क्लाइंट खुद भी हम लोग का उस बार को, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स को यूज करते हैं। लेकिन सजेस्टेड यही है कि आप टीएमटी बार को यूज करें, यानी कि जिस बार में स्ट्रिप बने होते हैं उस बार को यूज कीजिए। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि इस पर्टिकुलर प्लान को हम सॉरी स्ट्रक्चरल ड्राइंग को कैसे पढ़ना है। जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जितने भी बार्स है वो टीएमटी बार्स का यूज किया गया है या फिर कोल्ड ट्विस्टेड बार का यूज किया गया है। इस प्रोजेक्ट में तो कोई भी कोल्ड ट्विस्टेड बार यूज नहीं हुआ था, इसमें टीएमटी बार्स का यूज़ किया गया है। खास बात क्या है कि इसका जो ग्रेड है रेनफोर्समेंट का वो हम लोग को ध्यान में रखना है। एंड इस पर्टिकुलर लाइक सेक्शन में क्या है कि FE 550D यूज किया गया है। ओके, तो ये हमारा लाइक रेनफोर्समेंट का ग्रेड होता है FE 550D। और उसके बाद रेनफोर्समेंट के ग्रेड के किस बेसिस पे डिफाइन होता है, वो उसके स्ट्रेंथ पे डिफाइन किया जाता है। तो आपको जो बार यूज करना है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 550 न्यूटन पर एमएम से कम नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग का IS 1786 2008 में मेंशन किया गया है। साथ ही साथ इसका एलोंगेशन भी चेक कर लेना चाहिए। एलोंगेशन जो है 14.5% होता है। आप बार खरीदने के टाइम उसको चेक नहीं कर सकते हो, लेकिन हर बार का स्पेसिफिकेशन जो होता है उसके कैटलॉग में दिया होता है। तो आप अपने सेलर से पूछ सकते हो कि आप मुझे जो बार दे रहे हो उसका एलोंगेशन कितना है, वो ग्रेड कौन सा है। ये सारी चीजें वो आपको क्लियर करके दे देगा। अगर आपको बार का आइडिया नहीं भी है तो आप इन वैल्यूज के साथ उसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग के पास क्या, नेक्स्ट आता है कि ग्रेड ऑफ जो कंक्रीट है दैट शैल बी M20 एंड स्टील FE 550। तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट को M20 यूज किया गया है। एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में M20 नहीं M25 यूज किया गया था। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, M25 था यहाँ पे। ओके, तो M25 यूज किया गया है इस प्रोजेक्ट में। एंड उसके बाद M20 भी यूज किया जा सकता है कहीं कहीं पे, जैसे कि फुटिंग वाले पोर्शन में M20 यूज किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे M20 ही रखते हैं इसको ग्रेड ऑफ कंक्रीट को, नो इश्यूज। ओके, क्योंकि M15 अब बैन हो चुका है तो उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 यूज करता है। एंड अभी आप देखोगे कि कहीं कहीं पे आपको M15 यूज करने वाले भी मिल जाएंगे, कहीं पे तो M10 भी यूज करते हैं लोग। ये कंस्ट्रक्शन में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है एंड आपके बिल्डिंग का जो प्रॉपर डिजाइन किया गया है वो उस डिजाइन को नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि हम लोग जो चेक करते हैं वो हमारा उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बेसिस पे ही करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है कि
क्लियर कवर शैल बी एज फॉलोज, यानी क्लियर कवर वो डिस्टेंस होता है जो कि हमारा रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेके हमारा कंक्रीट का जो आउटर लेयर होता है वहां तक का होता है कवर। ठीक है, नो सॉरी, वन एनफोर्समेंट के आउटर पोर्शन से लेके जो कंक्रीट का आउटर पोर्शन है वो वाला जो कवर होता है वो हमारा क्लियर कवर होता है। सेंटर से जो डिस्टेंस लिया जाता है वो हमारा इफेक्टिव कवर हो जाता है। तो क्लियर कवर जो है हमारे केस में वो कितना होना चाहिए? क्लियर कवर हमारे केस में रिटेनिंग वॉल यूज किया गया है तो 30 होना चाहिए, स्लैब यूज किया गया है तो 20 यूज किया गया है, फाउंडेशन कवर जो होगा वो हमारा 75 का होगा, कॉलम का जो कवर होगा वो हमारा 40 का होगा, बीम का जो कवर होगा वो हमारा 30 का होगा। आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिएगा जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जो है बताया गया है। अगर आपको फिर भी कोई डिटेल लाइक मिसिंग लगती है या फिर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8433248864। आपका कोई भी डाउट होता है आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, अदरवाइज कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन है ही। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस पे जितने व्यूज होते हैं उससे बहुत कम लाइक्स होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट है तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो मुझे, लाइक एंड कहाँ देना है आपको फीडबैक? आप या तो कमेंट में दे दो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली दे दीजिए। लेकिन जो भी है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा एंड उन लोगों के साथ तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट लेंथ जो है वो एलडी होना चाहिए, और एलडी का वैल्यू कितना होता है? 50 इंटू डाया ऑफ बार। अब एलडी क्या होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग काम बात करेंगे लाइक बीम के बारे में। तो बीम में आपको मैं एलडी दिखाऊंगा क्योंकि वहां पे एक्चुअली सेक्शन ड्राइंग्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे डेवलपमेंट लेंथ भी अच्छे से दिखाया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि प्लेन बीम का सेक्शन है, तो यहाँ पे ये जो बार है ये दिख रहा होगा आपको, राइट? तो ये हमारा एलडी होता है। इसको कैसे मार्किंग करना है, कैसे इसके बारे में बात करना है, वो मैं प्लेन बीम के टाइम में आपको बताऊंगा। देन आ जाता है हमारे पास बिल्डिंग डिजाइन एंड फॉर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट प्लस फर्स्ट फ्लोर। तो ये जो नोट में एक पॉइंट ऐड किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि मान लीजिए आप इसके बाद एक्स्ट्रा फ्लोर कुछ कंस्ट्रक्ट कर देते हो, ठीक है, और उसके बाद उस बिल्डिंग को कुछ हो जाता है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का आपके पास रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो डिजाइन है वो आपको सिर्फ ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के लिए दिया गया है, यानी कि G+1 बिल्डिंग के लिए ही दिया गया है, और उसी के हिसाब से पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है। ओके, आई गेस जनरल नोट्स में जितने भी पॉइंट्स है वो सब कुछ कवर हो गए हैं एंड आपको वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद अब हम लोग चलेंगे कॉलम के रेनफोर्समेंट के ऊपर। तो कॉलम के रेनफोर्समेंट में पहुंचने में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कॉलम ड्राइंग के ऊपर हम लोग जंप करने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम सही होने वाला है, क्योंकि बिगड़ तो पहले से रखा था। ओके, चलिए। तो कॉलम ड्राइंग में हम लोग आने के बाद ये चीज देखते हैं कि कॉलम का प्लेसमेंट कहाँ का है वो दिया गया है, राइट? और ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में समझा दी हैं, तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा तो उनको जाके देख लीजिएगा, चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। ओके, देन आप देख सकते हो कि ये सारे सेंटर लाइंस के बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया होगा, कॉलम के बीच के डिस्टेंसेज का आपको आइडिया होगा। देन आपके पास जो नया चीजें है जो इसमें बताने लायक है वो है हमारा, सॉरी, कॉलम लेआउट यहाँ पे है। ओके, कॉलम लेआउट में जो नया चीज आपको देखने लायक है वो है हमारे कॉलम्स के सेक्शंस के बारे में। तो चलिए कॉलम के सेक्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जो कॉलम है वो 3 टाइप का दिया गया है, C1 C2 C3। अभी हम लोग प्लान में एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है। ये हमारा जो पहला रो है वो कम्प्लीटली C1 एंड C1 के लिए है यहाँ तक। उसके बाद जो 2 कॉलम्स है वो हमारे C2 है, उसके बाद यहाँ पे भी C2 है, C2 एंड C1 का ही कॉम्बिनेशन है, C3 हम लोग का यहाँ पे है। ओके, अब हम लोग ये चीज समझते हैं कि ये फ्लश क्या होता है। तो फ्लश मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है, बट एक बार फिर बता देता हूँ कि सेंटर लाइन से जो हमारा कॉलम का एज का डिस्टेंस है वो होता है फ्लश, की ये इतना ज्यादा डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है। अगर हम लोग इसका डायमेंशन देखना चाहें तो इसका डायमेंशन भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि कॉलम का एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है, तो ये 400 mm का है। तो अगर ये सेंटर में होता तो हमारा 200 mm इस साइड में फ्लश किया हुआ होता, लेकिन क्योंकि हम लोग को बीम के अलाइनमेंट के बेसिस पे कॉलम को कंस्ट्रक्ट करना होता है, इसलिए हम लोग जो है वो इस तरीके से करते हैं कि हमारा जो बीम है वो कॉलम, मतलब जो हमारे वॉल्स बनेंगे वो कॉलम का एक एरिया तो कम से कम पूरा का पूरा कवर कर ले, और इसलिए इस तरीके से कंस्ट्रक्शन को किया जाता है। तो ये हमारा 175 किया गया है। ओके, और तो इसमें प्लान में और कुछ इंपॉर्टेंट बताने लायक नहीं है आपको।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो इसका जो कॉलम का शेड्यूल है वो क्या है? पहला तो मार्किंग किया गया है कि C1 C2 C3 मार्क्स है, उसके बाद कॉलम के साइजेज को बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे 3 साइज के अलग-अलग कॉलम्स को डिफाइन किया गया है। पहला जो साइज है वो है हमारा 300 बाय 300, सेकंड जो साइज है वो हम लोग का 350 बाय 350 एंड थर्ड साइज है 350 बाय 400 का। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें रेनफोर्समेंट जो है ये तीनों साइज अलग-अलग है और इसी तीनों के बेसिस पे कॉलम को कैटेगराइज किया गया है। देना जाता है कि अगर हम लोग के रेनफोर्समेंट भी अलग-अलग टाइप के होते तो हम लोग को रेनफोर्समेंट के बेसिस पे भी कॉलम को कैटेगराइज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जितना भी C1 टाइप का कॉलम है या फिर जो आप बोल सकते हो कि 300 बाय 300 का कॉलम है, उन सब में सेम रेनफोर्समेंट का यूज किया गया है। रेनफोर्समेंट जब अलग-अलग टाइप के हम लोग कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, वैसे केस में हम लोग के पास लाइक नीचे से ऊपर जो कॉलम के रॉड्स का कनेक्शन है वो थोड़ा करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल भी किया जा सकता है वैसे अगर करेंगे तो। तो ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है, साथ ही साथ वो अपने क्लाइंट को बता भी देता है कि आपको किस तरीके का रॉड चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के टाइम में उसका खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं से कोई रॉड मिस आउट नहीं हो गया हो। अगर आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके दोगे तो आपके जितने भी लेबर्स हैं, मेसन्स हैं, वो उसको ईज़िली कंस्ट्रक्ट कर पाएँगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि C1 टाइप का कॉलम है, तो यहाँ पे एक दे दिया मैंने C1 में 300 बाय 300 का कॉलम है, एक में मैंने दे दिया 420 और 416 का कॉम्बिनेशन, दूसरे में मैंने दे दिया 416 और 412 का कॉम्बिनेशन। तो वैसे में लेबर जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम लोग को इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग के पास कि 300 बाय 300 कॉलम है, चारों एजेस कॉर्नर्स पे हम लोग के पास 420 के बार से यानी कि 20 डाया के 4 बार यूज किए गए हैं और उन सब 4 बार्स के बीच में हमारे पास 16 डाया का 4 बार भी यूज किया गया है। तो ये 20 का जो बार है उसको हम लोगों ने अलग टाई से बांधा है एंड इसको जो है उसको एक डायगोनल टाई से बांधा है, यानी कि दोनों के अलग-अलग टाइज है ताकि अब ये जो वाइंडिंग है वो प्रॉपर्ली हो सके। तो यहाँ पे डबल टाइप टाई लगेगा। ओके, देन आ जाता है कि सेंट्रल रीजन जो है यानी कि ज़ोन 2 है, वहाँ पे स्पेसिंग कितना होगा और उसके बाद जो ये स्टीरअप्स या बार्स जो यूज़ किया गया है, ये जो बार्स यूज़ किया गया है, ये जो बार्स यूज़ किया गया है, इसका जो गैप है दोनों के बीच में वो कितना होगा? स्पेसिंग हम लोग को जानना है, तो वो हमारा सेंट्रल रीजन में है 175 सेंटर टू सेंटर और नियर द एंड्स जो होता है वहाँ पे मोमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मोमेंट हम लोग को रेनफोर्समेंट ज़्यादा रखना होता है और रेनफोर्समेंट ज़्यादा रखने का जो सबसे कन्वीनिएंट तरीका है, वो ये है कि हम लोग को सिंपली जो डिस्टेंस है वो कम कर देना होता है। तो हम लोग एंड्स पे डिस्टेंस कम रखते हैं और डिस्टेंस कितना होता है 8t 125 सेंटर टू सेंटर। अब हम लोग को है कि ये तो मैंने यहाँ से इसके सेक्शन को या फिर आप कह सकते हो कि शेड्यूल को स्टडी कर लिया, लेकिन मेरे सेक्शन में ये चीज कहाँ पे है तो वो मार्क अभी तक नहीं किया गया है। मैं अभी आपके सामने वो चीज मार्क करने वाला हूँ कि 175 जो है वो जाएगा तो कहाँ तक जाएगा वन, और जोन 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, जोन 2 कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इसी सेक्शन में मार्क कर देता हूँ। पहले हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और यहाँ पे जो है मार्किंग है वो मैं कर देता हूँ। ओके, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 3000 का जो मार्किंग है वो किया गया है। इसका मैं डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ, अगर ये परफेक्टली 3000 होगा तो हम लोग यहाँ पे भी करेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्टली 3000 नहीं है यहाँ पे। ओके, तो मैं डिस्टेंसेज को इसी तरीके से लिख दूंगा। हम लोग को जो डिस्टेंस लेना है वो लेना है L/4। तो L/4 हमारा कितना हो जाता है 3000 डिवाइडेड बाई 4, 750, यानी कि 750 तक हम लोग को मार्किंग वैसे करनी है। तो मैं एक डिस्टेंस यहाँ से मार्क कर देता हूँ जोन 1 के लिए। और बेटर है कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, देन हमारे पास आ जाता है ऑर्थो ऑन कर लिया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मैं डिवाइड का भी यूज कर सकता था, लेकिन ये मुझे अभी कन्वीनियंट लग रहा है तो मैं इसका यूज कर ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे स्केचअप जैसा नहीं होता है, चलिए मैं इसको थोड़ा और कन्वीनियंटली ही काम कर लेता हूँ। ओके, फ्रॉम हियर टू हियर ये हमारा 750 हो जाएगा। फ्रॉम हियर टू हियर ये हमारा 750 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करके लिख देता हूँ क्योंकि ये हम लोग को वैल्यू देना होता है। ये जो सेक्शंस है वो हमारे स्केल में नहीं होते हैं,
तो इसलिए इस तरीके से मार्किंग जो है वो करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि अगर स्केल में हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया होता तो ये बहुत ही छोटा हो गया होता। ओके, तो 750 हम लोग का यहाँ से यहाँ तक चला गया मार्किंग। ओके, उसके बाद इसको कॉपी करके बाकी सेक्शंस पे भी प्लेस कर देता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड रेफरेंस ले लेते हैं, लेस कर देते हैं। ओके, ये परफेक्टली प्लेस हो चुका है। ओके, तो ये हमारा जोन 1 हो गया। बीच में हमारा जोन 2 हो जाएगा जो कि 1500 mm का होगा, और उसके बाद हमारा जोन 1 फिर से रिपीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो काम है वो किया जाता है। ओके, बीच में ऐसा लग नहीं रहा है कि ये डबल है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ। थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं। उसके बाद इन्हें कर लेते हैं डिलीट। आप देख सकते हो कि ये L/4 है। जोन 1 जोन 2 ये सब मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, इसलिए इसको इस तरीके से मार्किंग की जा रही है। ओके, कॉपी एंड पेस्टेड। ओके, ठीक है, हम लोग का बहुत ही क्लियरली ये पेस्ट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट इशू है, हाँ, यही चीज हम लोग को बाकी नीचे भी फॉलो करना है। ओके, जैसे कि यहाँ से यहाँ भी सेम चीज को फॉलो किया जा सकता है। तो कॉलम मार्किंग में इन सारी चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। एंड अगर हम लोग को ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पे जो कॉलम है ये डिस्टेंस बहुत कम ही होगा। आई गेस 1500 माइनस 425 प्लस 850 माइनस 300, तो यहाँ पे बहुत कम जो गैप हो जाता है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे जो टाइज है उसको लिख सकते हैं कि हमारा जो टाई है वो होगा 80 @ 125 सेंटर टू सेंटर। इसकी मार्किंग कर देते हैं। लिख लेते हैं इसको 80 @ 125 सेंटर टू सेंटर। ओके, एंड देन मैच प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको प्रॉपर्टी दे देते हैं। ओके, देन अगर हम लोग थोड़ा टेक्स्ट यूज करना चाहें तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक टेक्स्ट और जोन 1, इसको हम लोग सेंट्रलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जोन 1 किसको कहा गया है। हाँ, जोन 1 हमारा नियर द एंड्स है, जोन 2 हमारा सेंटर में है। ओके, तो इसको हम लोग कॉपी करके प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा जोन 1 हो गया, देन आ जाता है हमारा जोन 2। ओके, तो इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं एंड जोन 1 जोन 2 जो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं को थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर सके बेटर होगा। जोन 2 को चेंज कर लेते हैं। दिस इज आवर जोन 2। ओके, इसको मूव कर लेते हैं। ओके, तो प्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोन 1 जोन 2 हमारा क्लियरली यहाँ पे डिफाइन
हो चुका है। ओके, सो गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जोन 1 कैसे करते हैं। अभी 80 125 सेंटर टू सेंटर हमारा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ओके, एंड देन हमारा जोन 1 जोन 2 के बेसिस पे हम लोग का चेंज होते रहेगा। ओके, आप चाहे तो इसको यहाँ पे मार्किंग करके भी दिखा सकते हो कि जोन 1 में क्या है, जोन 2 में क्या है। ओके, नो इश्यूज। या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, एंड ओके, सो ये हो गया हम लोग का सेक्शन का मार्किंग। अगर हम लोग को करना ही है तो हम लोग इन सारी चीज़ों को अपने बाकी के ड्राइंग्स में भी शेयर कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप का सेक्शंस है, उन तीनों सेक्शंस में भी इन सारी चीज़ों को मैं मेंशन कर देता हूँ। कॉपी, देन पेस्ट एंड पेस्ट। ओके, तो हमारा ये क्लियरली डिफाइन हो चुका है। ओके, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली कि हमारा जोन 1 में कितना डिस्टेंस होगा और उसके बेसिस पे हम लोग जोन 1 और जोन 2 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जोन 1 में जो है 125 सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है, एंड जोन 2 में हमारे पास 175 सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस दिया गया है। उसी तरीके से कॉलम 2 में हमारे पास साइज जो है 350 बाई 350 का है, और यहाँ पे जो लाइक रेनफोर्समेंट यूज किया गया है वो हमारा जो लाइक C1 से कम है, यानी कि 816 का है। और उसके बाद हमारा C3 का जो है डायमेंशन जो है वो ज्यादा है, 350 बाई 400 का, लेकिन एनफोर्समेंट जो है वो अगेन 816 का है। एंड शियर एनफोर्समेंट या ट्रांसफर एनफोर्समेंट पे जो है वो सेम है जैसे कि बाकी सब में था। ओके, सो दिस वाज अबाउट द स्टडी ऑफ द कॉलम ड्राइंग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन बीम के ड्राइंग को। एंड प्लेन बीम का ड्राइंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होकर आइएगा। यहाँ पे ऐसे तो 2 ही बीम्स है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एक करेक्शन करके दिखाया कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एंड जोन्स को डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ भी प्लेन्स में भी डिफाइन करने वाला हूँ डिफरेंट जोन्स को। एंड आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्लेन बीम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैसे हम लोग कन्वीनियंटली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग को रॉड का कटिंग करना है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आप तक वो सारी जो नोटिफिकेशंस है वो पहुंचते जाए टाइम टू टाइम। सो आज था 7 फरवरी, एंड सो हम लोग मिलते हैं 9 फरवरी को एपिसोड 5 में। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन